देखिए, हम लोगों ने कल जो ये आपका स्टडी नोट 13 स्टार्ट किया था, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिसके अंदर एक तो हमने इंटरनल कंट्रोल पढ़ लिया था। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव, इसके स्कोप पढ़ लिए थे। कुछ हमने ये भी देखा था कि इंटरनल कंट्रोल का सिर्फ फायदा नहीं होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे कॉस्ट की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बाय डिफॉल्ट गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, एम्प्लॉइज जो आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते, ऐसे करके भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर किसी कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई किया हुआ है तो उसको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। उसके लिए एक तो ऑडिट कमिटी बनाई जाती है, वो इवेल्युएट करती है सेक्शन 177 के अंदर। और उसके अलावा कारो 2016 ये भी यूज में लिया जाता है। ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था वो था कि जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से उठ के आ जाता है। उसे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि मैं कंपनी के अंदर इस तरीके से ऑडिट करूंगा। तो वो क्या क्या चीजें प्रिपेयर करता है, किस तरीके से वो ऑडिट के लिए अपना पूरा अरेंजमेंट करता है, हम लोग वो देख रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि पहला स्टेप होता है ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर जो भी कंपनी किसी चार्टेड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए बुला रही है, पहले वो राइटिंग में ऑफर देती है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, तब उनके बीच में ऑडिट एंगेजमेंट बनता है, जिसको एक एग्रीमेंट बोला जाता है। उसके बाद में वो ऑडिटर अपनी टीम के साथ में प्लानिंग करता है कि वो कंपनी के अंदर जाकर एक्चुअली में ऑडिट किस तरीके से करेगा। इसको ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। यहां तक हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पर अब देखिए, पहले अब मैं जो आपको तीसरा स्टेप पढ़ाने वाला हूं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। हमने पहला स्टेप ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ लिया, सेकंड स्टेप ऑडिट प्रोग्राम पढ़ लिया। अब हम थर्ड स्टेप पर आ गए हैं, जो कि एक ऑडिटर ऑडिट करने से पहले ये काम करता है। हम उसको समझने के लिए एक कहानी सुनेंगे। पहले आप एक बार इस कहानी को सुन लें, फिर ये आपको तीसरा स्टेप भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं अमिताभ बच्चन। ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है और इनको एक बहुत बड़ी कंपनी ने ऑडिट का काम दिया है। इनको एक बड़ी कंपनी ने ऑडिट का काम दिया है। तो ये अपनी मदर के पास में खुश होते हुए आए और इन्होंने अपनी मदर को बताया, बोला माँ, मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑडिट करने का मौका मिल गया। तो माँ जो है वो बड़ी खुश हो गई साहब। बोला बेटा बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तरक्की करो। लेकिन ये तो बताओ आखिर ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट मतलब कैसे होती है, क्या प्रोसेस क्या होता है। तुम मेरे से ये बोल रहे हो कि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में ऑडिट करने का मौका मिला है, बहुत खुशी की बात है, पर ये तो बता दो कि ऑडिट आखिर होती कैसे। तो अब देखो, अब ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा रहा है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों आपको। इसको एयरटेल कंपनी के अंदर ऑडिट करने का मौका मिला है। ये बोल रहे हैं मां, सबसे पहले जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, उसने सबसे पहले मुझे ऑफर दिया, ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर, और मैंने उसको राइटिंग में एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन गया और वो हो गया ऑडिट एंगेजमेंट। ये हमारी पहली स्टेप। माँ बोली ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद बोला, उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी के जो मेरे ऑडिट फर्म के जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि आखिर हम ऑडिट करेंगे कैसे, किसको क्या काम बांटा जाएगा, प्लानिंग करना स्टार्ट किया। ये हमारी सेकंड स्टेप थी, ऑडिट प्रोग्राम। तो इसकी माँ को यह समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप होता है ऑफर देना, उसको एक्सेप्ट करना, एग्रीमेंट बनाना, और दूसरा अपनी टीम के साथ में प्लानिंग कर लेना। यहां तक की बात इसकी मदर को समझ में आ गई। मदर बोली उसके बाद क्या होता है। बोला उसके बाद माँ, हम लोग कंपनी के अंदर जाते हैं और कंपनी के जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक फाइल बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम कंपनी के अंदर जाएंगे और एक फाइल प्रिपेयर करेंगे और उस फाइल के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी संभाल कर रख लेंगे हम।
माँ बोली बेटा ये जो तुम फाइल बना रहे हो कंपनी के अंदर जाकर ऑडिट करने से पहले और ऑडिट करते वक्त, ये जो तुम फाइल बना रहे हो कंपनी के अंदर, और उस फाइल के अंदर तुम कंपनी के हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी, जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी अपने पास में रख रहे हो, इस फाइल को आखिर क्या बोलते हैं? ये बोला इस फाइल को ऑडिट फाइल बोला जाता है। इस फाइल को ऑडिट फाइल बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसको ऑडिट वर्किंग पेपर्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो मां के दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि थर्ड स्टेप होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट वर्किंग पेपर्स या फिर ऑडिट फाइल। और जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाता है तो पहले वो एक फाइल बनाता है, उसके अंदर कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक जेरोक्स कॉपी अपने पास में संभाल के रख लेता है। मां ने पूछा, बोला बेटा क्या हर कंपनी की ऑडिट में ये फाइल बनाई जाती है? ये बोला हाँ मां, हर कंपनी की ऑडिट में ये फाइल बनाई जाती है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एयरटेल कंपनी की ऑडिट करने के लिए गया हूं तो सिर्फ इसी के लिए मैं ये फाइल बना रहा हूं। अगर मैं किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता ना तो ये फाइल बनाता ही बनाता, और कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाता है वो ये फाइल जरूर बनाता है, और बनाने के साथ साथ अगले 7 साल तक उसको ये संभाल के रखनी पड़ती है, जरूरी होती है ये संभाल के रखना। तो यहां तक की बात मां के समझ में आ गई कि कोई भी बंदा जब ऑडिट करने के लिए जाएगा, ऑडिट फाइल बनाएगा, कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके अंदर करेगा। ये हर कंपनी की ऑडिट करते वक्त फाइल बनाई जाती है, अगले 7 साल तक इसको संभाल के रखा जाता है। मां ने पूछा, बोला बेटा आखिर इस फाइल में आता क्या है? बोला मां ये फाइल बहुत बड़ी होती है, इसमें कंपनी की हर बात इंक्लूड होती है। इवन कंपनी ने हमको जो ऑफर दिया था ना, ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर, और फिर हमारे बीच में एग्रीमेंट बना, वो भी होता है। हमारा ऑडिट प्रोग्राम प्लानिंग भी होती है, कंपनी का एमओए एओए, हमारे और कंपनी के बीच में ईमेल से कोई बातचीत हुई है ना, वो भी, मतलब सभी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं इस फाइल के अंदर। मां बोली, बोला बेटा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ये बता आखिर ये फाइल बना क्यों रहे हो, जरूरत क्या पड़ गई तुमको? तो बच्चा बोल रहा है, बोला देखो मां, एक ऑडिटर का काम होता है ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देना, और ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। अब सोचो कि मैं गया कंपनी के अंदर, मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, कंपनी में कुछ मुझे गलती नजर आई, तो वो गलती मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दी कि कंपनी ने ये गलती की हुई है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट देखो गवर्नमेंट के पास भी जाती है, लीगल अथॉरिटीज के पास भी जाती है, और पब्लिक के पास भी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कंपनी की गुडविल पे अफेक्ट होता है, कंपनी की थोड़ी सी गुडविल नीचे गिरती है। अब कंपनी कभी कभी हमसे नाराज हो जाती है, उसे लगता है कि हमने कंपनी के साथ में गलत कर दिया, जबकि हमने तो अपना काम किया, कंपनी में जो गलत थी हमने वो बताया, लेकिन कंपनी नाराज हो जाती है और जबरदस्ती हम पे मानहानि का, डिफेमेशन का केस लगा देती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, गलती कंपनी की थी, हमने तो अपना काम, हमने तो अपनी ड्यूटी करी, लेकिन नाराज होकर डिफेमेशन का केस लगा देती है, बोलती है देखो कंपनी के अंदर कोई गलती थी ही नहीं। और क्या करती है ना, डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर देती है। हम जब कंपनी में आए थे उस वक्त कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे, आज कुछ और डॉक्यूमेंट है, और बोलती है देखो इन डॉक्यूमेंट में कहाँ कोई गलती है। ये ऑडिटर जो है वो फालतू का हमारी कंपनी को बदनाम करता है, हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कंपनी में जाते हैं ना तो कंपनी जो हमें डॉक्यूमेंट दे रही है ऑडिट करने के लिए, उसकी एक कॉपी हम इस फाइल में पहले से रख लेते हैं, जिससे कल को अगर कंपनी हमारे ऊपर केस कर दे तो हम कोर्ट में दिखा सकें कि देखो साहब ये झूठ बोल रही है कंपनी, इसने ना अब अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए, गलती छुपा दी, जबकि असली डॉक्यूमेंट ये है, इनमें गलती थी, हमने इनके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। इसलिए ये ऑडिट फाइल बनाना जरूरी होता है। ये हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो सबूत का, एविडेंस का काम करती है। तो अब जाके मां को ये समझ में आया, बोला मतलब बेटा बहुत सारे पर्पस होते होंगे ऑडिट फाइल बनाने के, बहुत सारे पर्पस होते हैं ऑडिट फाइल बनाने के, लेकिन उनमें से जो सबसे मेन पर्पस होता है वो होता है एविडेंस का।
तब जाकर बोला हाँ माँ, ये एविडेंस बनाना, एविडेंस के लिए ऑडिट फाइल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हर ऑडिटर बनाता है और अगले 7 साल तक उसको संभाल के रखता है और इसको बोला जाता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 3 स्टेप बता दिए इसमें अपनी मदर को, है ना, और 3 हम लोगों ने प्रिपरेशन के स्टेप भी देख लिए। देखो, एक देख लिया ऑडिट एंगेजमेंट, एक देख लिया ऑडिट प्रोग्राम, एक देख लिया ऑडिट वर्किंग पेपर, जिसको ऑडिट फाइल भी बोला जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स मुझे चैट पर बताइए, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? क्या ये समझ में आ गया कि कोई भी ऑडिटर जब कंपनी में ऑडिट करने जाएगा तो ये स्टेप्स वो जरूर से फॉलो करेगा? अगर फिर भी कोई भी डाउट है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये अपनी माँ को पूरा समझा रहा था कि आखिर ऑडिट होती कैसे है। तो माँ बोला बेटा तूने 3 स्टेप बता दिए मेरे को, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, तूने 3 स्टेप बता दिए, तीनों समझ में आ गए। इसके बाद क्या होता है 3 स्टेप के बाद? अब ये समझा रहा है। बोला माँ ये ऑडिट नोटबुक जो है ना, अब 4th स्टेप आती है ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करना। और ये ऑडिट नोटबुक कोई नया स्टेप नहीं है। अगर ऑडिट वर्किंग पेपर समझ में आ गया ना तो ऑडिट नोटबुक तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। बोला माँ देखो एक्चुअली में होता क्या है, सपोज करो ये कंपनी है और ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसके अंदर देखो कितने सारे डिपार्टमेंट बने, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं ये अलग अलग। अब हम लोग जब ऑडिटर कंपनी में जाता है ना तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को तो देखता ही है, वो कंपनी के डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जाकर पर्सनली चेक करता है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में चला जाएगा, सेल्स में, परचेज में, मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकिंग में, सब जगह पे चला जाता है। अब क्या होता है, देखो हम चले गए इस वाले डिपार्टमेंट में, अब यहां पर हम चीजों को देख रहे थे, अचानक से हमारी किसी चीज पे नजर पड़ी, हमें लगा ये चीज हमें ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर करनी होगी। लेकिन कंपनी कितनी बड़ी है, कितने सारे इसके डिपार्टमेंट्स हैं, आज हमें ये चीज नजर आ गई, हमने इस वक्त अपने दिमाग में इसको सेट कर लिया, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में बनाऊंगा आज से 10-15 दिन बाद, हो सकता है मैं तब तक भूल जाऊं। तो हम ऑडिटर क्या करते हैं ना, हम ऑडिटर अपने पास में एक बुक रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, एक कॉपी रखते हैं, किताब रखते हैं, एक छोटी सी कॉपी। और जब भी हम कंपनी के कहीं भी कोई देखते हैं, कुछ भी चीज हमें इंपॉर्टेंट लगती है, हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से क्लास में जब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, बच्चों को लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो बच्चा अपनी तरफ से उसको नोट डाउन कर लेता है अपनी कॉपी में बाद में याद रखने के लिए, वरना वो भूल जाएगा। सेम उसी तरीके से ऑडिटर जो है वो भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं और वो भी अपनी, और उसको फिर जब ऑडिट रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो फिर उसको कंसीडर किया जाता है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ऑडिटर की ये नोटबुक होती है, इसमें वो डाउटफुल मैटर्स भी लिखते हैं आना। और ऑडिट नोटबुक जो है ना, ऑडिट नोटबुक वो ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट होता है। ऑडिट नोटबुक कोई अलग से नहीं होता है, क्योंकि हमने यहां पर भी इस चीज को देखा था, जब इसकी माँ ने पूछा था बेटा इस फाइल में क्या क्या आता है, तब इसने बोला था ऑडिट नोटबुक भी आती है। तो ऑडिट नोटबुक जो है वो खुद एक ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट है। लेकिन ऑडिट वर्किंग पेपर जो है उसका स्कोप वाइडर है, उसमें सब कुछ आ रहा है, उसमें ऑडिट एंगेजमेंट भी आ रहा है। ऑडिट नोटबुक में ऑडिट एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, ऑडिट नोटबुक में वो इंपॉर्टेंट मैटर्स आ रहे हैं जो कि ऑडिटर ने जब चेकिंग कर रहा था वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स से डिपार्टमेंट्स की, तब ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर करने के लिए जो बातें लिखी थी। ऑडिट वर्किंग पेपर्स में तो जब से ऑडिटर कंपनी में आया और जब तक जाएगा तब तक की सभी चीजें आ रही हैं, लेकिन ऑडिट नोटबुक में लिमिटेड चीजें आ रही हैं, इसका स्कोप लिमिटेड होता है। जब ये बात माँ को बताई इस ऑडिटर ने, तब इसकी माँ के दिमाग में ये समझ में आया कि ये जो पूरा समुंदर है, इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑडिट वर्किंग पेपर है और इसमें ये एक छोटा सा जो नोटबुक है वो ऑडिट नोटबुक है। ऑडिट नोटबुक है इस ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट।
लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं जो हमें ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त कंसीडर करनी है। जबकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंदर तो हम हर डॉक्यूमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम एविडेंस के तौर पर रखते हैं। जबकि इसका पर्पस होता है, ऑडिट नोटबुक का पर्पस होता है ऑडिट रिपोर्ट को सही तरीके से बनाकर ट्रू इंफॉर्मेशन देना। तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या आपको यह समझ में आया ऑडिट नोटबुक फोर्थ स्टेप क्या होता है? अगर नहीं आया तो आप बिंदास बोल सकते हैं नहीं आया, मैं दोबारा भी समझा सकता हूं। एक बार रिप्लाई कर दें चैट पे, फिर अपन आगे चलें। जल्दी से स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दें मुझको, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जिससे फिर मैं आगे कंसीडर। ठीक है, ओके, चलिए। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑडिटर जब कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए आता है, कोई भी ऑडिटर जब कंपनी में ऑडिट करने के लिए आता है तो कुछ चीजें उसे पहले से तैयार रखनी पड़ती हैं। किस तरीके से वो ऑडिट करता है, उसमें सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट, वो एक ऑफर बनाता है। ऑडिट प्रोग्राम, वो प्लानिंग बनाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, वो पेपर बनाता है। ऑडिट नोटबुक, वो नोटबुक बनाता है। जो देखा जाए इसी का पार्ट है, बट उसमें कुछ लिमिटेड बातें आ रही। इसके बाद में अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग सभी लोग। देखिए ये हैं सुपर 30 के आनंद सर, ये हैं सुपर 30 के आनंद सर। इनकी पता है क्या आदत है? इनकी ना ये आदत है कि जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है ना, जैसे ही कोई चैप्टर एंड हुआ इनके सब्जेक्ट का, ये नेक्स्ट डे टेस्ट लेते हैं उस चैप्टर का, जिससे स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाए हाथ की हाथ। अब ये बच्चे जो है ना, ये बड़े चालाक हैं। इन बच्चों को ये समझ में आ चुका है कि यार इन सर का पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि चैप्टर खत्म होने के नेक्स्ट डे ये टेस्ट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ ना उसके अगले दिन हम आएंगे ही नहीं, तो हमें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये बच्चे ये बात समझ चुके हैं। अब ये बात जब इनको समझ में आई कि यार ये बच्चा लोग तो बड़ा चतुर हो गया, बड़ा चालाक हो गया साहब, इनको तो ये दिमाग में फिक्स हो चुका है कि चैप्टर खत्म होने के अगले दिन हम टेस्ट लेंगे, तो ये तो सेट कर लिए हैं इस बात को दिमाग में। तो इन्होंने बोला अब हम इनको सरप्राइज देंगे। अब चैप्टर एंड होने के बाद में टेस्ट नहीं होगा, अचानक से कभी भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, इन लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा। देखा जाए तो इसे हम बोल रहे हैं सरप्राइज चेक। ये सेम चीज ना ऑडिट के रिगार्डिंग भी होती है। देखो ये कंपनी है, एक ऑडिटर आया कंपनी में ऑडिट करने। अब सपोज करो वो 12 बजे आता है डेली और 3 बजे तक कंपनी में ऑडिट करके चला जाता है। 1 महीने के अंदर वो कंपनी की ऑडिट कर देगा। अब जो कंपनी के एम्प्लॉइज है ना, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपा रही हैं ऑडिटर से, क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने घोटाला कर रखा है। वो नहीं चाहते ऑडिटर की नजर में ये आए। ऑडिटर जब 12 से 3 डेली आता है, वो ये देखता है कि यार ये लोग 12 से 3 बड़े एकदम वेल प्रोफेशनल तरीके से बैठे होते हैं, लेकिन वैसे हो नहीं सकता, कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है और मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है जो मैं एक्चुअल ऑडिट करके दूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे तक आ नहीं पा रही, ये छुपा देते 12 से 3 में। तो ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर अब ना सरप्राइज दे रहा है। कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, कभी 9 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है। इसे हम बोलते हैं सरप्राइज चेक। इसको बोला जाता है सरप्राइज चेक। और ये ऑडिटर जो है उसके पास में बिल्कुल अधिकार होता है, और ये अधिकार उसको ICAI देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया खुद ये अधिकार देता है ऑडिटर को कि जब भी आप कंपनी के अंदर जाओ ऑडिट करने के लिए तो आप सरप्राइज चेक जरूर करो, जिससे कोई बातें अगर छुपा रहे हो कंपनी वाले तो आपकी नजर में एटलीस्ट वो सामने निकल कर आ जाए। क्वेश्चन अब ये आता है, स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये समझ में आ गया सरप्राइज चेक का मतलब क्या होता है। वो सेम टाइम पे ना जाकर दूसरे टाइम पे जा रहा है, जिससे एम्प्लॉइज पहले से प्रिपेयर ना हो पाए और कंपनी की एक्चुअल पोजीशन सामने आ जाए। और ICAI ने परमिशन दी है ऑडिटर को कि तुम सरप्राइज चेक कर सकते हो। सर मुझे ये बताओ कि कोई ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करने गया तो कितना बार
कितनी बार वो सरप्राइज चेक कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, हर बार करेगा, है ना। जैसे 30 दिन का उसका ऑडिट टाइम पीरियड है, वो 30 दिन में ऑडिट करेगा, 30 दिन में कितने दिन वो सरप्राइज चेक कर सकता है? जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे वो उतनी बार सरप्राइज चेक कर सकता है। तो सर ये जो फ्रीक्वेंसी है सरप्राइज चेक की, ये डिसाइड कौन करता है? खुद वो ऑडिटर। आईसीएआई नहीं करता। आईसीएआई ने तो बस परमिशन दे दिया ऑडिटर को कि तुम जाके सरप्राइज चेक कर सकते हो। बाकी कितनी बार चेक करना, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिटर की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसको पहले कुछ प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। तो उस प्रिपरेशन में हमने एक तो देखा था ऑडिट एंगेजमेंट, एक देखा ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट नोटबुक, सरप्राइज चेक। मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स यहां तक ये पांचों आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इनके चांसेस हमेशा रहते हैं। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डिस्कस करें जल्दी से। ये तो मैं आगे कंटिन्यू कर, चलिए ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, एक और स्टेप होता है जिसको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? हाँ, वो ऑडिट वर्किंग पेपर ही है, बस हम इसको ऑडिट एविडेंस एक नाम नया दे रहे हैं, बाकी ये है वो। मतलब ऑडिटर क्या है ना, अपने एविडेंस, अपने सबूत के लिए कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को रख लेता है, जिससे क्या होता है कि कल को अगर बात उल्टी पड़ जाए, कंपनी वाले उसके खिलाफ कुछ बोलने लगे, तो एटलीस्ट वो अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो दिखा सके। इसलिए वो पहले से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेता है, तो वो ऑडिट एविडेंस ले लेता है। और ऑडिट एविडेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। कंपनी के अंदर से जो मिला वो इंटरनल, बाहर से जो मिला वो एक्सटर्नल। ये ऑडिट एविडेंस है, ये ऑडिटर अपने पास में जरूर रखता है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो मैं दोबारा से बोल देता हूं स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से ध्यान कर ले आप लोग। अभी तक इस स्टडी नोट 13 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो इंटरनल ऑडिट होती है, कोई भी बंदा ऑडिट करने आएगा, कुछ पहले से प्रिपरेशन करेगा, ऑडिट एंगेजमेंट बनाएगा, ऑडिट प्रोग्रामिंग बनाएगा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स बनाएगा, ऑडिट नोटबुक बनाएगा, सरप्राइज चेक करेगा, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को यहां तक अपने चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखें, अब बहुत बार ना ये क्वेश्चन आता है कि सर हम तो सीएमए कर रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ यार, तुम सीएमए कर रहे हो, बिल्कुल सही बात। हमारा क्या काम है सर इस इंटरनल ऑडिट के अंदर? हमारा क्या काम है? मैं उन स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि देखो यार, मार्केट ना चेंज हो चुका है। एक बात समझ लो, तुम ये बात समझ लो कि मार्केट चेंज हो गया है। पहले क्या होता था ना यार, पहले लोग चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे और इतना ज्यादा डीप में जाकर कंपनी के इंक्वायरी भी नहीं करते थे, कंपनी के अंदर की चीजों को चेक भी नहीं करते थे। किसी ब्रोकर ने उनसे बोल दिया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कर देते थे। पहले ऐसा होता था, पहले थोड़ा काम लिबरल चला करता था। तो क्या होता था, कोई भी टेढ़ा टेढ़ा आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी ऑडिट रिपोर्ट बना के बग जाता था। अब क्या है ना यार, अब प्रेजेंट टाइम पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। लोग हर चीज को चेक करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट बन जाए, वो ये चाहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट बने। चलिए देखें, मैंने आपको बोला कि बहुत बार ये क्वेश्चन उठ के आता है कि सर जो सीएमए लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका आखिर ऑडिट के अंदर क्या काम?
मैं उनको बोलता हूं कि देखो आज का जो टाइम है ना, आज का टाइम अब पहले जैसी बात नहीं रही। आज के टाइम पे जो पब्लिक है ना, चाहे से आप पब्लिक बोल दो और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये सब लोग, इवन बैंक्स, ये सब लोग ये चाहते हैं कि यार ये जो ऑडिट रिपोर्ट बने ना, इसमें सब कुछ आ जाए। मतलब ये एक ऐसी बुक हो जिसके बाहर हमें नजर ना मारनी पड़े, इसमें सब कुछ आ जाए, एक ऐसी ये बुक बन जाए ऑडिट रिपोर्ट, जिससे हम डिसीजन ले सकें कि आखिर हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। उसके अलावा ये ऑडिट रिपोर्ट अब सिर्फ गलतियां ना बताए। पहले क्या होता था, पहले ऑडिट रिपोर्ट में ना सिर्फ ये बताया जाता था ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अब ऑडिट रिपोर्ट में गलतियां तो बताई जाती हैं, पर अलग से एक रिमार्क का कॉलम और होता है। उसमें ऑडिटर को बताना पड़ता है क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, वो थोड़ी सी एडवाइस भी दे तो वो चलता है, जिससे ज्यादा एफिशिएंट हो जाए कंपनी, लॉसेस उसके कम हो जाए, इनएफिशिएंसी ना रहे कंपनी में, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो पहले सिर्फ गलतियां बताई जाती थी, आज रिमार्क्स भी दिए जाते। अब आप सोचिए यार कि अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पूरी कंपनी के बारे में इतना सब कुछ, पहले तो गलतियां बतानी है, उसके अलावा रिमार्क्स भी देने हैं, एडवाइस भी देनी है, एडवाइस लॉ को फुलफिल करती हुई होनी चाहिए। तो भैया अब कोई टॉम डिक हैरी आके तो ये बात बता नहीं सकता, कोई पढ़ा प्रोफेशनल आदमी जिसको नॉलेज होगी वो ही ये हेल्प कर सकता है। तो सीएमएस का तो रोल बढ़ गया है भैया इंटरनल ऑडिट में। सीएमएस का रोल तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सीएमए जो है वो एक्सपर्ट होते हैं ना इस मामले में, उसने इसी बात की तो पढ़ाई करी है, वो इवेल्युएट कर लेते हैं कि कंपनी कहाँ पे एफिशिएंट है, कहाँ पे प्रोडक्टिव है, कहाँ पे गलतियां कर रही है, कहाँ पे इनएफिशिएंट है। और रिमार्क के अंदर वो बता देते हैं कि ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया, पर यहाँ पर ये कर दी, इसको सुधार लो, तुम्हारी कंपनी का लॉस कम हो जाएगा। जो बोर्ड की एक्सपेक्टेशन है उसको मैच कर लेते हैं, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को मैच कर लेते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एक्सपेक्टेशन को मैच कर लेते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी सब बातें लिखना चाहते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए, तो कोई भी आदमी मुंह उठा के नहीं बोल सकता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेशनल आदमी बोल सकता है। इसलिए सीएमएस का जो रोल है इंटरनल ऑडिट के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। मुझे बताएं स्टूडेंट्स, अगर कल को ये क्वेश्चन आज, देखो ये सब बातें जो मैंने बोला ना वो एक एक चीज उसी तरीके से लिखी हुई है। देखो प्रेजेंटली आज के टाइम पे इंटरनल ऑडिट का रोल जो है वो बहुत क्रिटिकल हो चुका है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ चुकी है, लॉ की कंप्लाइंस की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन कंपनी का जो बोर्ड है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी बढ़ चुकी है ना। इसीलिए जो इंटरनल ऑडिटर है उसे ऑडिट करने के अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स को यह भी बताना पड़ता है कि किस एथिकली कैसे काम करें, कैसे परफॉर्मेंस करनी चाहिए, वो ये सब चीज भी बताता है। इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑडिट तो करती है, उसके अलावा बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी मैच करती है, उसके लिए वो क्या करती है, रिमार्क वाला कॉलम देती है। ये सब काम करने के लिए हमें सीएमए जैसे एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है, जिससे वो सही से जजमेंट लेकर बता सके कि कहाँ गलत कर रही है कंपनी, कहाँ पे सही कर रही है। मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया यहां तक की कहानी आप लोगों को कि नहीं आई? एक बार बताएं कि ये वाला टॉपिक क्लियर है यहां तक आप लोगों को, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखें इसके बाद में नेक्स्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट बड़ी ही इजी चीज बताई हुई है, ये बोल रहा है कंपलसरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप स्टूडेंट से। पहले तो मुझे ये बता दें आप कि इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है क्या? आप लोग इंटर पढ़कर आ गए हो, फाइनल में पढ़ रहे हो, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? एक बार ये बताएं पहले, और होता है तो क्या होता है? स्टूडेंट्स बताएं एक बार जल्दी से, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है?
कोई रिप्लाई नहीं है मेरे पास में इसका, कोई भी जवाब नहीं आया किसी भी स्टूडेंट का। आता नहीं है या फिर क्या मामला है? हाँ जी, देखिए स्टैट्यूटरी जो है वो कंपलसरी होती है भैया, इंटरनल भी कंपलसरी करने वाला हूं। देखो यहाँ पे कंपलसरी करूंगा, देखो टॉपिक ही लिख रखा है कंपलसरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल को भी कंपलसरी कर दूंगा अभी तो मैं। ऐसा नहीं है कंपलसरी होती है, ये कैसे बोल रहे हो आप? ध्यान से देखें, इंटरनल ऑडिट जो है उसको कंपनी का अंदर का आदमी ही करता है, कंपनी के अंदर का पर्सन ही करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट को इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। इंटरनल ऑडिट जो है वो सेक्शन 138 के अंदर कवर अप हो जाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो सेक्शन 139 से 148 तक चलती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट को बाहर का इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, जबकि इंटरनल ऑडिट को अंदर का पर्सन ही करता है। समझ रहे हो? देखिएगा एक बार इस बात को ना यहाँ पर और देखें, शायद यहाँ आपको और समझ में आई ये बात। देखिए इंटरनल ऑडिट जो है उसको हम किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कंपनी के अंदर की आप फाइनेंशियल ऑडिट कंपनी के अंदर के इंसान से करवा रहे हो, वो भी इंटरनल ऑडिट है। कंपनी की कंप्लायंस ऑडिट कंपनी के अंदर के इंसान से करवा रहे हो, वो भी इंटरनल। नाम सजेस्ट कर रहा है यार। ऑपरेशनल ऑडिट जो हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको भी इंटरनल आदमी कर रहा है, वो भी इंटरनल ऑडिट है। जबकि स्टैट्यूटरी जो ऑडिट होती है ना, उसको कोई बाहर का इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। आ रही है बात समझ में? यहां तक इंटरनल ऑडिट जो होती है उसमें एक तो होती है फाइनेंशियल ऑडिट, वो क्या है कंपलसरी बन जाती है। इंटरनल ऑडिट जो है मैंने बताया ना, उसके अंदर फाइनेंशियल ऑडिट भी आती है, मैनेजमेंट ऑडिट भी आती है, ऑपरेशनल ऑडिट भी आती है। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट है, जो ऑपरेशनल ऑडिट है, ये तो डिपेंड करता है मर्जी पे कंपनी की कि कंपनी करवाए या ना कर पाए। लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट अगर कंपनी के अंदर के बंदे से ही करवा रहे हो तो ये कंपलसरी हो जाएगी इन कंपनीज के केस में। बाकी मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं होती है। अब समझेंगे आप लोग इसको देखें। हाँ बिल्कुल, रजत का जवाब सही है, बिल्कुल। देखें हम पढ़ रहे हैं कि कब इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी हो जाती है, और यहां पर इंटरनल ऑडिट जो है वो फाइनेंस की हो रही है, कंपनी के पैसे की हो रही है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल ऑडिट होती ना, वो भी इंटरनल ऑडिट ही होती है, लेकिन वो मर्जी पे डिपेंड करती है कंपनी करवाए या ना करवाए। देखिएगा हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, पब्लिक है, तो उसकी शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कंपलसरी, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कंपलसरी, अगर उसने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है 100 करोड़ से ज्यादा का, 100 करोड़ से ज्यादा का, तो कंपलसरी, या फिर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं 25 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो कंपलसरी। या तो कंपनी लिस्टेड है तो उसको इंटरनल ऑडिट करनी पड़ेगी, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो इन चार में से अगर किसी भी कंडीशन में फॉल हो रही है तो भी उसको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कंपनी प्राइवेट है और उसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका जो लोन है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उस केस में मैं दोबारा से बोलता हूं, लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये चार कंडीशन है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियस बात है वो तो अनलिस्टेड ही होगी, उसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर लोन जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उस केस में उनके लिए कंपलसरी हो जाता है इंटरनल ऑडिट करवाना। क्लियर ये चीज? तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी नोट 13 के अंदर इंटरनल कंट्रोल तो पढ़ ही लिया था, उसके स्कोप, उसके लिमिटेशंस, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविडेंड जब ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो क्या क्या प्रिपरेशन करता है, ऑडिट एंगेजमेंट करता है, प्रोग्राम करता है, वर्किंग पेपर्स बनाता है, नोटबुक बनाता है, देन उसके बाद में
कभी कभी सरप्राइज चेक भी कर लेता है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि आज के टाइम पर जो सीएमएस हैं उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इंटरनल ऑडिट के अंदर, क्योंकि अब उनको रिमार्क्स देने पड़ते हैं और इसके लिए उनके पास में एक्सपर्टीज होना जरूरी है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट जो है वो बहुत सारी तरह की होती है, उन बहुत सारी तरीके में से बाकी सब तो कंपनी की मर्जी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फाइनेंस की जो ऑडिट होती है वो कंपलसरी हो जाती है अगर कंपनी लिस्टेड है। अगर अनलिस्टेड है तो इन 4 में से किसी कंडीशन में फॉल हो रही है, और अगर प्राइवेट है तो इन 2 में से किसी कंडीशन में फॉल हो रही है। मुझे बता दें स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम अपना कल कंटिन्यू करें।